Hello everyone, welcome back to Wings Kudan. Guys, this is my second attempt in recording this lecture. पहली बार पूरा lecture record किया तो पता चला end पे recording button ही click नहीं किया है. So I'm trying this again. Hopefully this time this records properly. Guys, this is the 10th lecture in the series of MCQ which we have been doing for the last few days. The purpose here is कि आप सभी लोग जो revision कर रहे हैं वो properly हो पाए. MCQ is the best way to revise all the concepts and ultimately exam में भी तो MCQ ही आने वाला. Guys, हार और जीत मन की बात है. मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है. तो सोच लो आपने क्या करना है. आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, जो लोग बाकी घर के मसलों में उलझे हुए होंगे. आई कैन अंडरस्टैंड और मे बी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज आप ही उसमें जूझ रहे हैं. बट ठान लोगे तो होपफुली ये साल आप इस नौकरी को क्वालिफाई कर लोगे और हमारी पूरी दुआएं आपके साथ हैं. पूरी उम्मीद है दैट यू विल क्वालिफाई इट. दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से. और आज की क्वेश्चन मेनली प्रॉपर्टीज एंड कर्व बेस्ड है. थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में किसी ने बोला सर कर्व समझ में नहीं आता है, प्रॉपर्टी समझ में नहीं आती, सवाल कैसे आएंगे? ऐसे सवाल आएंगे. और प्रॉपर्टीज पे कैसे सवाल बनेंगे, कैसे आपके कर्व पे सवाल बनेंगे, सारे के सारे सवाल उसी पे बेस्ड हैं. आज उम्मीद है कि आपके सारे कंसेप्ट थ्योरी प्रोडक्शन के क्लियर हो जाएंगे. आइए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं. नंबर 1, द टर्म प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स मींस. प्रोडक्शन से क्या मुराद है, प्रोडक्शन का क्या माने? क्रिएशन ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट ओनली, रेंडरिंग ऑफ सर्विस ओनली, क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक्स यूटिलिटीज, डी नन ऑफ द अबव. पहला तो अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रोडक्शन सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट की नहीं होती, सिर्फ सर्विस की नहीं होती. ऐसे भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से. और आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जहां पर ओनली वर्ड यूज किया जाता है या फिर ऑल यूज किया जाता है, ऐसे जो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स होती हैं 99% रॉन्ग होते हैं. लेकिन अगर आप याद करें, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, क्यों? आप कोई चीज खरीद रहे हैं क्यों? क्योंकि वो कोई वांट सेटिस्फाई कर रहा है. यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. सो अगर आप इन ऑप्शन में से देखें, क्यों कोई चीज प्रोड्यूस की जाती है ताकि उसको बेचा जा सके, क्यों खरीदी जाती है वो चीज? क्योंकि यूटिलिटी सेटिस्फाई करती है. सो क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटीज इज द करेक्ट आंसर हियर. प्रोडक्शन इसलिए की जाती है कि मार्केट में जिसको बेचा जाए, बेचा इसलिए जाता है क्योंकि लोगों की यूटिलिटी है उसके लिए. समझ में आ गया? तो द आंसर हियर विल बी सी. आइए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं. Which of the following is considered production in economics? इन चार ऑप्शन में से किसको आप प्रोडक्शन कहेंगे? Singing a song in a birthday party, run for fun, C, giving tuitions, or D, helping an old man to cross road. Whenever we talk about production, there must be some money involved. खरीद फरोख्त होना चाहिए. अब प्रोडक्शन आपने किया तो आपने किस पर्पस से किया? ताकि आप मार्केट में जाके बेच सके उसको. आप ऐसा भी कह सकते हैं सर हमने तो भाई चैरिटी करनी है या फिर फिलैंथ्रोपी करनी है. वो बात सही है. लेकिन जब हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप एज्यूम करेंगे कि आप चीजें मार्केट में बेचने के लिए तैयार कर रहे हैं. समझ में आई बात? सो अगर मैं बात करूं सिंगिंग ए सॉन्ग इन बर्थडे पार्टी, तो वहां आपने एक सॉन्ग इसलिए नहीं गाया कि लोग आपको पैसे. दैट इज अ वो फंक्शन में थे और चिल मारने के लिए जो है, चिल मारने के लिए आपने वो सॉन्ग गाया. रन फॉर फन. आप कहीं किसी मैराथन में जा रहे हैं, आप रन कर रहे हैं, आप मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यू आर नॉट डूइंग इट फॉर मनी. आप बेसिकली यू आर एथलीट, यू आर एंथुसियास्ट, फिटनेस एंथुसियास्ट, इससे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो. यू आर नॉट डूइंग इट फॉर मनी अगेन. नंबर 3, गिविंग ट्यूशंस. ट्यूशंस 99% टाइम्स आप इससे पे करते हैं ताकि आप अपने साथ में कोई साइड इनकम अर्न कर सकें. तो बेसिकली यू आर सेलिंग योर सर्विसेज देयर. तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये प्रोडक्शन है. एंड डी, हेल्पिंग एन ओल्ड मैन टू क्रॉस रोड. अब एक किसी बुजुर्ग इंसान को आप अगर रोड क्रॉस करते हैं तो पैसे तो चार्ज करते नहीं. सो दैट इज नॉट प्रोडक्शन, that is helping. So C option is the most appropriate answer here. Next question में आप मूव ऑन करते हैं. The supply of land is one of the factors of production. ये सब आप जानते हैं कौन कौन से factors of production है? चार मेरे साथ गिनिए. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ये चार factors of production है. इनमें से जो लैंड है, ये पूछ रहा है कि लैंड क्या है? क्या वो अनलिमिटेड है? क्या वो इंक्रीज होती रहती है? क्या वो डिक्रीज होती रहती है? या फिर क्या वो लिमिटेड है? अब आप खुद ही बताइए कि लैंड जो है किसी भी वक्त पे लिमिटेड तो है. हाँ, आप ऐसे कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर सी लेवल राइज कर जाएगा तो लैंड कम हो जाएगी, सी लेवल डिक्रीज कर जाएगा तो लैंड बढ़ जाएगी. तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है. ऐसे इन जनरल क्या लैंड लिमिटेड है कि नहीं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम? सो लैंड लिमिटेड, उसको क्रिएट नहीं कर सकते, जितनी है उतनी है. इट्स अ नेचर, इट्स अ गिफ्ट ऑफ नेचर. रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट में जब हम पढ़ेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा लैंड इज द गिफ्ट ऑफ नेचर. इसको प्रोडक्शन करने में कोई पैसे नहीं लगते, लिमिटेड रहती है. तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें. क्वेश्चन नंबर 4, the factor which mobilizes land, labor, and capital, and then combines them in the right proportion and organizes the production activity is. कह रहे ऐसा कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है
विच कंबाइंस, एक तो पहले मोबिलाइज करता है किसको, लैंड, लेबर और कैपिटल, और उसके बाद उनको कंबाइन करता है ऐसे प्रोपोर्शन में कि प्रोडक्शन हो पाती है। पहली बात तो आप ऐसे भी सवाल का जवाब दे सकते हैं जिसने खुद बोल दिया कि फैक्टर, ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो बाकी 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो है मोबिलाइज करता है। अब खुद देखो, जब 4 ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और 3 इसने मेंशन कर दिए, चौथा तो ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप ही बचा ना। तो आंसर क्लियर है। लेकिन आप ऐसे भी सोच सकते हो कि वो कौन है जो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिला के प्रोडक्शन करता है। ऑब्वियसली कौन है, एंटरप्रेन्योर ही है। एंटरप्रेन्योर ही अगर आपको बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लैंड लेंगे तो पैसे पे करेंगे, रेंट, उसके बाद आप लेबर्स को हायर करेंगे, वेजेस पे करेंगे, उसके बाद आप कैपिटल क्रिएट करेंगे, मशीनरी लाएंगे। तो कौन करता है सब कुछ, एंटरप्रेन्योर करता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। एंटरप्रेन्योर समझ में आ गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, एंटरप्रेन्योर पे थोड़ा और क्लैरिटी आएगी आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द रिवार्ड ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज व्हाट, इज यूजुअली प्री डिटरमिन्ड। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाए तो जो आपके रिवॉर्ड है बाकी सब फैक्टर्स प्रोडक्शन के प्री डिटरमिन्ड होते हैं सिवाय एक। अब देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसका रिवार्ड प्री डिटरमिन्ड नहीं होता। अब आप जब बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या लैंड अब जो लेते हैं या फिर जो बिजनेस लेते हैं, क्या उसका रेंट फिक्स होता है, बिल्कुल प्री डिटरमिन्ड होता है कि भाई आप 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए पर मंथ देंगे। लेबर जो हायर कर रहे हैं तो क्या उसका प्री डिटरमिन्ड होता है कि भाई आप 1,000 रुपए दिन का या फिर 30,000 रुपए महीने का या 5,000 रुपए महीने का जो भी है, फिक्स होता है कि नहीं होता है, प्री डिटरमिन्ड होता है। कैपिटल में जो आप खर्चा करते हैं, जो आपने मशीनरी एस्टैब्लिश की, जो आपने रेनोवेशन करवाई, जो आपने एसीज लगवाया, जो भी है, वो भी प्री डिटरमिन्ड होता है। सिर्फ एंटरप्रेन्योर का रिवार्ड प्री डिटरमिन्ड नहीं होता। बिजनेस अच्छा चला तो उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा, बिजनेस नहीं चला तो उसका लॉस होगा। समझ में आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी, एंटरप्रेन्योर। आगे मूव ऑन करते हैं। The reward of an entrepreneur for his efforts and risk taking is, जो entrepreneur रिस्क ले रहा है और वो एफर्ट्स लगा रहा है उसके लिए उसके एवज में उसको क्या मिलता है। अब जो मालिक है वो खुद सैलरी तो रखता नहीं, वो क्या रखता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस देखता है। ना तो उसको इंटरेस्ट मिलता है, ना तो उसको रेंट मिलता है, ना तो उसको वेजेस मिलती है। उसको क्या मिलता है, उसको या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। सही बात है। जब मैंने इम्प्लिसिट कॉस्ट समझाया था आपको लास्ट लेक्चर में, तो वहां मैंने बताया था आपको कि एंटरप्रेन्योर बेशक खुद काम कर रहा होगा उसमें, लेकिन उसकी सैलरी नहीं लेता ना, उसको तो प्रॉफिट लेना है। भाई अगर वो खुद एज अ मैनेजर काम कर रहा है तो उसकी मैनेजर की सैलरी तो लेगा नहीं, बाकी को पे करेगा, जो प्रॉफिट आएगा वो खुद रख लेगा। तो वेजेस नहीं मिलते उसको, इंटरेस्ट नहीं मिलता उसको, रेंट नहीं मिलता उसको, क्या मिलता है उसको, प्रॉफिट या लॉस होता है। तो रिवार्ड क्या आएगा एंटरप्रेन्योर का, प्रॉफिट और लॉस। इन द पीरियड ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, कह रहे हैं चार में से किस फैक्टर में, किस चीज में जो वेरिएबल्स हैं, जो फैक्टर्स हैं वो हमेशा वेरिएबल होते हैं। हमने देखा है शॉर्ट रन में जब हम लॉ ऑफ प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो हम शॉर्ट रन में कहते हैं कुछ फैक्टर्स हैं फिक्स्ड, कुछ फैक्टर्स हैं वेरिएबल। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखो लॉन्ग रन में हर चीज वेरिएबल हो जाती है। लॉन्ग रन में आप लैंड को भी चेंज कर सकते हो, लॉन्ग रन में आप एंटरप्रेन्योर तक को चेंज कर सकते हो। कितने सारे बिजनेसेस के बारे में आप सुनते होंगे कि भाई फलाना बंदे को इस बिजनेस में को फाउंडर का स्टेटस दिया गया है, हालांकि फाउंडर था नहीं। तो यानी वक्त के साथ को फाउंडर भी बदला जा सकता है, एंटरप्रेन्योर भी बदला जा सकता है, लैंड भी बदली जा सकती है, रिजेस भी बदली जा सकती है। लॉन्ग टर्म में नथिंग इज फिक्स्ड, एवरीथिंग इज वेरिएबल। ये सवाल पूछ रहा है कि किस पीरियड में सभी के सभी फैक्टर्स क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, लॉन्ग पीरियड में। शॉर्ट पीरियड में आप कह सकते हो कि कुछ फिक्स्ड है कुछ वेरिएबल, एटलीस्ट वन तो वेरिएबल है, जैसे कि लेबर। तो आंसर क्या आ जाएगा, लॉन्ग रन में एवरीथिंग इज वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 8, the law of variable proportions is a law of production which takes place in the, कह रहा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हमने पढ़ा जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं, आगे और क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं और क्लियरली बताऊंगा, वो किस पीरियड में या फिर किस जगह पर वैलिड होता है। मार्केट पीरियड, शॉर्ट रन पीरियड, लॉन्ग रन पीरियड, वेरी लॉन्ग रन पीरियड। दोस्तों हमेशा याद रखो दो ही पीरियड है प्रोडक्शन, थ्योरी प्रोडक्शन में, एक लॉन्ग रन है एक शॉर्ट रन। तो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन है ये, जिसको कई जगह पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में एप्लीकेबल है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लॉ ऑफ प्रोडक्शन में हम एजम्पशन ये करते हैं कि हम लेबर को बढ़ाते रहेंगे। तो सारे फिक्स्ड नहीं है, एक वेरिएबल है बाकी सब फिक्स्ड है, लैंड फिक्स्ड है ना। तभी तो हम कहते हैं कि यार एक पॉइंट पर आने के बाद लेबर जब इंक्रीज करेंगे उनका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्यों, अब आपने पूरा यूटिलाइज कर दिया रिसोर्स को। आगे सवाल है वो भी क्लियर आएगा। तो ये हमेशा याद रखिए, एजम्पशन यही है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है दैट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली इन शॉर्ट रन। आंसर क्या आ जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड इज कॉल्ड। कह रहे हैं जितना भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ये जितना भी आउटपुट आप बना रहे हो, चाहे आप मास्क बना रहे हो, चाहे बिस्किट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, अगर मैं पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर की बात करूं तो उसको क्या कहूंगा। अब देखो दोस्तों, हमने अब मेरे जो नोट्स हैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिले हुए हैं,
तो आप डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक्स पे लोड्स को खोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाते रहते हैं, तो जब हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि यार इतना प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इतने लेबर तो कितना आएगा, उसको हम एवरेज प्रोडक्ट कहते हैं। वो ये पूछ रहा है दूसरी लैंग्वेज में कि जब भी हम पर यूनिट कोई वैल्यू निकालते हैं प्रोडक्ट की, तो उसको क्या कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर पहले पहले लेबर ने 5 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, फॉर एग्जांपल बिस्किट प्रोड्यूस कर रहा है वो, दूसरे लेबर ने 10 किए, तीसरे लेबर ने 20 किए, टोटल कितना हो गया 35। 35 डिवाइड बाय जो 3 करोगे आप, तो वो आएगा एवरेज प्रोडक्ट। वही ये पूछ रहा है कि अगर मैं अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करूं पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर क्या है यहाँ पर, लेबर है। तो लेबर को अगर आप डिवाइड करोगे टोटल प्रोडक्ट के साथ, जो निकल कर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज प्रोडक्ट बोलेंगे। याद करो 5वीं क्लास में एवरेज निकालते थे कि हमारी क्लास में 20 लोग हैं, किसी का वजन 50 है, किसी का वजन 45 है, किसी का वजन 30 है, किसी का वजन 60 है, तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट करते थे, तो क्या आता था, एवरेज वेट ऑफ द क्लास। सिमिलरली एवरेज प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का आप निकाल सकते हो जब आप कहो कि टोटल प्रोडक्ट क्या है डिवाइडेड बाय द लेबर्स हु मेड दैट प्रोडक्ट, नंबर ऑफ लेबर्स। यहां तक क्लियर है। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा कि जब हम बात करें अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो कि यहां पर क्या है, लेबर है, तो क्या आ जाएगा वो, एवरेज प्रोडक्ट यानी बी। आगे मूव ऑन करते हैं। व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट इज, कह रहा है जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। जब भी ग्राफ बेस्ड सवाल हो, ग्राफ ड्रॉ करो, उसके बगैर गलती करो। आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये जी आ गया आपका ग्राफ। यहां से टोटल जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज किया 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 किया, एक पॉइंट पे आके डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज करेगा और फिर एक मैक्सिमम स्टेज पहुंचेगा। अब अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट, वो इंक्रीज करेगा 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 और जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम होगा उस पॉइंट से डिक्रीज करेगा। ये पॉइंट जो है जिसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं, इस पॉइंट पे टोटल प्रोडक्ट क्या करेगा, अपने कर्व को डायरेक्शन दे देगा। मैंने कल भी बताया कल वाले लेक्चर में। तो ये फिर जीरो हो जाता है। तो जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है, उस पॉइंट पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है और उस पॉइंट के बियॉन्ड मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चला जाता है और फिर टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज करने लगता है। तो क्या पूछ रहा है सवाल, सवाल पूछ रहा है कि व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, यानी ये पॉइंट की बात कर रहा है, ये वाली पॉइंट की, उस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है खुद देख लो। थोड़ा यहाँ ग्राफ में गड़बड़ हुई है, ये ऐसे बनना चाहिए, ऐसे टच करना चाहिए इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है जीरो हो जाएगा। सो व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम द मार्जिनल प्रोडक्ट इज व्हाट, द मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो। समझ में आई बात। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो जो भी ये क्वेश्चंस हैं हमेशा ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ का क्वेश्चन हमेशा ग्राफ, जैसे मैं आपको डिमांड में बोलता था, डिमांड कर ड्रॉ करो, सप्लाई कर ड्रॉ करो, इक्विलिब्रियम कर ड्रॉ करो, तब आंसर निकलेगा। ऐसे हवा में दिमाग में सोचोगे तो अच्छा क्वेश्चन जो आपको आता भी वो भी गलत करके आओगे, नेगेटिव मार्किंग करके आओगे, क्या फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी कर्व इज, अब खुद देख लो, अभी हमने एमपी कर्व बनाई थी, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, ये एमपी कर्व है। कह रहे कि एमपी कर्व की क्या क्या शेप है, क्या वो यू शेप है, बिल्कुल नहीं। क्या वो एस शेप है, बिल्कुल नहीं। क्या वो इन्वर्टेड यू शेप है, यानी उल्टा यू, तो क्या ये उल्टा यू टाइप दिख रहा है हमको, ये वाली कर्व उल्टा यू दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। तो जब ये मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व बनाते हो तो पहले वो इंक्रीज करता है करता है करता है, मैक्सिमम रीच करता है, फिर डिक्रीज करता है। तो अगर आप उसको देखोगे, इसको इन्वर्टेड यू शेप कह सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी, इन्वर्टेड यू शेप। ठीक है जी दोस्तों, समझ में आ रहा है आप किस किस्म के सवाल बन सकते हैं कर्व। हाँ, तो समझ में आ रही है बात, किसी सर हिला रहे हो मेरी तरह। 12th, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, यानी जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, द स्लोप ऑफ टीपी कर्व इज। अब देखो दोस्तों, ये तो मैथमेटिक्स का सवाल है एक हिसाब से, लेकिन फिर भी आप खुद देख लो, थोड़ा दिमाग लगाना है। ये आपका टोटल प्रोडक्ट है, इंक्रीज किया किया किया, फिर एक पॉइंट पर आके अब डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज करेगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा और यहाँ पर मैक्सिमम रीच कर जाएगा। दोस्तों मुझे ये थोड़ा पीछे ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि आपको दिखेगा नहीं यहाँ से, यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से इंक्रीज करते 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 डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज किया, स्लोप डिक्रीज हुआ और यहाँ पर मैक्सिमम पहुंच गया, मैक्सिमम है यहाँ पर। अब स्लोप का मतलब टेंजेंट टू द पॉइंट ऑफ कर्व, करो टेंजेंट ड्रॉ। अगर मैं टेंजेंट इस पॉइंट पे ड्रॉ करूंगा तो क्या स्ट्रेट लाइन आएगी, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, खुद ही बता दो भाई। ये है मैक्सिमम स्लोप, डिक्रीज 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 डिक्रीज, जब पैरेलल हो जाता है तो जीरो हो जाता है। दिस इज a zero slope. At that point where total product is maximum, the slope there will be zero. आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी डी, जीरो। समझ में आ गई बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एमपी गोज ऑन इंक्रीजिंग, जब मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इंक्रीज हो रही होती है, इट शुड बी अंडरस्टूड दैट द लॉ ऑफ डैश डैश इज अप्लाई। कह रहे कि जब लगातार मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है कर रहा है कर रहा है, उस पॉइंट पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। दोस्तों आप खुद देख लो,
जब इंक्रीज हो रहा है उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, ये कर्व बनता है। अब जब इंक्रीज कर रहा है वो स्टेज नंबर 1 स्टेज होती है और इस स्टेज को कहते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉ देखो, ग्राफ देखो मेरे नोट्स में जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स की पीडीएफ में दिया हुआ है, वहां से क्लियरिटी आएगी। कल वाले लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो जब जिस पॉइंट तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है उस स्टेज को स्टेज 1 कहते हैं या फिर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहते हैं। समझ में आई बात? सेकंड स्टेज को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं, थर्ड स्टेज को लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करें। क्वेश्चन नंबर 14, if marginal product goes on decreasing it should be understood that law of dash dash is in operation। कह रहा है कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करने लगेगा उस वक्त कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट, लॉ ऑफ एवरेज कॉस्ट और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। दोस्तों कल भी मैंने एक्सप्लेन किया है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होने लगता है इसका मतलब है कि उस वक्त कंपनी का कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है। भाई देखो कैसे, मार्जिनल प्रोडक्ट जब डिक्रीज करता है उस पॉइंट पे ये मतलब है कि हर एक एडिशनल लेबर अब पुराने वाले लेबर से कम बना रहा है। मान लो मैंने 10 बनाए, अगला बंदा 8 बनाएगा, अगला बंदा 5 बनाएगा, अगला बंदा 1 बनाएगा। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अब आपका कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि हर एक एडिशनल बंदे को तो बराबर सैलरी पे करनी है आपने, लेकिन उतना प्रोडक्ट क्रिएट नहीं कर रहा जितना पीछे कर रहा था, जितना पिछला वाला लेबर कर रहा था, जितना लास्ट वाला लेबर कर रहा था। तो हमेशा याद रखो, जब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, उस पॉइंट पे कॉस्ट हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। किसी भी कंपनी के लिए कॉस्ट इंक्रीज करेगा। आप खुद सोचो ना, आप एम्प्लॉय करते जा रहे हो, लोगों को करते जा रहे हो, पहले बंदे को हायर किया 5 बना, दूसरे बंदे को हायर किया 15 बना, तीसरे बंदे को हायर किया 50 30 बना, चौथे बंदे को हायर किया, वो बंदा सिर्फ 15 ही बना रहा है, अगला बंदा सिर्फ 10 ही बना रहा है, अगला बंदा सिर्फ 5 ही बना रहा है, करते करते एक बंदा आके उसको कोई काम ही नहीं हो रहा है, 0 बना रहा है। तो बेसिकली जिस पॉइंट के बाद मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा, जैसे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट जिस पॉइंट पे मैक्सिमम है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के बाद आपका कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब हर एडिशनल लेबर कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट इज इन ऑपरेशन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। समझ में आ रहा है भाई? अरे कुछ तो बोलो। द मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट द, अभी आंसर खुद दो आप, ये बार बार तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, आसान सवाल है। मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, ये देख लो कर, कौन सा पॉइंट है ये, खुद बताओ, ये पॉइंट कौन सा है? हाँ बताइए जी। हमेशा याद रखो, जिस पॉइंट पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम होगा, उसी पॉइंट से टोटल प्रोडक्ट का कर्व में टर्न आ जाएगा, और उस पॉइंट में जिस पॉइंट पे टर्न आ जाता है कर्व का, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बी। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। The actual stage of production under the law of variable proportion is, कह रहा है कि ठीक है हमने देख लिया, स्टेज 1 को इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं, स्टेज 2 को डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं, स्टेज 3 को में नेगेटिव रिटर्न हो जाती हैं। आप ये बताओ कि असल माने में आपका जो प्रोडक्शन है वो कहाँ हो रहा है, खुद बताओ। देखो अब हमेशा याद रखना दोस्तों, अब अगर रियल लाइफ में देखे तो ऐसा तो होता नहीं कि पहले आपने एक लेबर को हायर किया, फिर आपने देखा कितना प्रोडक्ट बना, फिर दूसरे बंदे को हायर किया, फिर कितना प्रोडक्ट बना, फिर तीसरे बंदे को हायर किया। रियल लाइफ में स्टेज 1 और स्टेज 3 होती नहीं, सीधे स्टेज 2 आता है। आप पहले ही कैलकुलेशन लगा लेते हो, मेरे पास इतना लैंड है, इतने लैंड में सिर्फ इतने लोगों की कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी रीच कर लेते हो, मैक्सिमम मशीन लगा लेते हो। रियल लाइफ में ऐसा तो नहीं होता कि पहले बंदे को देखो, हाँ इसने 5 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, अब मैं दूसरा बंदा हायर करूंगा, ये 10 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, अब मैं तीसरा बंदा हायर करूंगा, ये 15 प्रोड्यूस करेगा। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आप डायरेक्टली देखते हो मेरे पास इतना स्पेस है, इसमें इतने लोग काम कर सकते हैं, इसमें इतने मशीनें लग सकती हैं, इसमें इतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। तो रियल लाइफ में एक्चुअल सेंस में प्रोडक्शन होती ही सेकंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज एंड थर्ड स्टेज आर इकोनॉमिकली अनवायबल। वो क्यों आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करो कि पहले एक बंदा हायर करो, फिर दूसरा बंदा हायर करो, तीसरा बंदा हायर करो? वो तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझने के लिए हम देखते हैं कि एक लेबर कितना करेगा, सेकंड लेबर कितना करेगा, थर्ड लेबर कितना करेगा। सो एक्चुअल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कौन सी होती है, सेकंड स्टेज, जिसको आप डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कहते हो। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न यानी बी। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17, रीजन फॉर राइज इन बोथ एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व्स इज, कह रहा है जब एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा होता है उसका रीजन क्या होता है? नहीं देखो, जब स्टेज नंबर 1 है तो आप एक बंदा हायर कर रहे हो, फिर दूसरा बंदा हायर कर रहे हो, फिर तीसरा बंदा हायर कर रहे हो, फिर चौथा बंदा हायर कर रहे हो, आप तब तक हायर करते जा रहे हो जब तक पूरा जमीन इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आपके पास 100 बंदे की जगह है, आपने पहले 10 किए, फिर 20 किए, फिर 30 किए, फिर 40 किए, तो जैसे जैसे आप बंदे बढ़ाते गए वैसे वैसे आपका प्रोडक्ट भी बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही 100 बंदे पूरे हो गए उस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा। 100 बंदों के बाद आप अगर 101st बंदा हायर करोगे, वो बंदे के पास जगह ही नहीं बैठने की, ना तो मशीन है, वो बंदा कुछ भी नहीं क्रिएट करेगा, तो वहां मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो बटा सन्नाटा।
यानी जब भी एवरेज प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को पूरी तरीके से, अब जो फिक्स फैक्टर है यानी लैंड है, उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। इसीलिए जैसे जैसे आप प्रोडक्ट बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे जैसे आप फ्लेवर बढ़ाते जा रहे हो, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ता है ये बताओ खुद ही। क्योंकि हमने फिक्स फैक्टर यानी लैंड को पूरा तरीके से यूटिलाइज नहीं किया होता, तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर होता है। इसीलिए एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करता रहेगा। समझ में आई बात? आगे बढ़े। अब फिर से बोल रहा है, जब राइज कर रहा है तो फॉल की बात कर रहा है। रीजन फॉर फॉल इन एपी एंड एमपी यानी एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व्स इज, जब वो फॉल करता है पूछा है क्यों फॉल करता है। पहले मैंने बोला कि इंक्रीज इसलिए कर रहा होता है क्योंकि आपने पूरी तरीके से अपना फिक्स फैक्टर यानी लैंड को इस्तेमाल नहीं किया। अब खुद सोचो, अगर अब प्रोडक्ट फॉल कर रहा है तो अब क्या हो रहा है? क्या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर हो रहा है? नहीं। क्या ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर है? बिल्कुल सही। अब यूटिलाइजेशन आप ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, इतना जगह ही नहीं है जितने आप बंदे हायर करो, इसलिए एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। सो आंसर हियर वुड बी बी। जब एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे, तो आप बोलोगे अब आप ओवर यूटिलाइज कर रहे हो लैंड को, फिक्स फैक्टर को। लैंड फिक्स फैक्टर है कि नहीं शॉर्ट टर्म में? लॉन्ग टर्म में तो लैंड भी क्या है? वेरिएबल है, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो फिक्स्ड है, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लगता ही शॉर्ट टर्म में। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी, यानी ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल प्रोडक्ट्स स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग ओनली व्हेन। कह रहा है कि टोटल प्रोडक्ट कब डिक्लाइन करेगा। आप खुद देख लो इसको, ये मैंने बनाया, ये टोटल प्रोडक्ट बना, ये बना बना इंक्रीज किया किया, एक पॉइंट आया, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न हुआ, फिर मैक्सिमम पहुंचा। और इस मैक्सिमम पे क्या मैंने पहले भी बताया आपको कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है ये पॉइंट पे। अब जब मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ से और बढ़ाओगे तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो इसी नेगेटिव की होने की वजह से मार्जिनल टोटल प्रोडक्ट भी डिक्रीज करने लगेगा। तो ये पूछ रहा है कि जब टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन करता है वो कब करता है? क्या जब एमपी राइज कर रहा होता है, ये वाला सेक्शन? नहीं। क्या जब एमपी फॉल कर रहा होता है, ये वाला सेक्शन? तब भी मार्जिनल प्रोडक्ट तो इंक्रीज ही कर रहा है। जब एमपी नेगेटिव होता है, यस, जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो यहाँ देखो टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ये भी डिक्लाइन करने लगा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, एमपी इज नेगेटिव। जब एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, उस पॉइंट से टोटल प्रोडक्ट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 20, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अब जो लोग मेरे लेक्चर फॉलो कर रहे हैं वो परेशान हो क्योंकि सवाल से इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कम से कम 10 बार पूछ चुका हूँ, लेकिन जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और अलग अलग जबानों में, अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। लैंग्वेज यानी अलग अलग लैंग्वेज बदल के पूछा जा सकता है। अब आप कंपेयर करो लास्ट जो है लेक्चर ऑफ जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पढ़ा था, उसकी लैंग्वेज देखो और इसकी लैंग्वेज देखो, बहुत डिफरेंट है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मींस रिडक्शन इन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, or reduction in per unit cost of distribution, or addition to per unit cost of production, or reduction in total cost of production. मैंने आपको बताया बार बार, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब होता है जब हम बल्क में चीजें खरीदते हैं। बल्क में चीजें खरीदने की वजह से आपको फायदा ज्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घर में पेंट करवाना है तो आप 1 लीटर पेंट ले रहे हो तो आपको 700 रुपए का डब्बा पड़ रहा है। लेकिन अगर आप 20 लीटर पड़ रहे हो तो आपको 1000 रुपए का ही पड़ रहा है। अदरवाइज वो कितने का पड़ना था? 1400 रुपए का, क्योंकि 700 रुपए 1 लीटर है तो 20 लीटर कितने का हो जाएगा? 1400 रुपए का हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपने बल्क में लिया तो आपके 400 रुपए बच गए, यानी पर लीटर कॉस्ट क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? अब अगर पर यूनिट पर लीटर आप कॉस्ट निकालोगे तो देखो, आपको 1000 रुपए का 20 लीटर पड़ा, जो है 20 लीटर पड़ा तो कितने का पड़ जाएगा? पहले आपको 700 रुपए का पड़ रहा है लीटर, अब 500 रुपए का पड़ रहा है, यानी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप दिस लेक्चर विल क्लियर योर concepts and you're able to increase your marks in the examination. Keep revising, keep practicing as much question as you can. कहीं और से भी करिए, किसी और यूट्यूब चैनल से भी जरूर करिए, जितना हो सके एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। And if you like the videos, don't forget to share with your friends and your social media platforms. Description box में आपको बाकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा पिछले वाले जो हमने लेक्चर्स किए हुए हैं, जरूर देखिए। कमेंट करिए, अगर कोई भी डाउट है तो हम जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई विल बी बैक विद मोर सच इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज। थैंक यू।